18 मार्च 2024 3:36 पर शिवपुरी के रहने वाले रघुवीर धाकड़ के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जब रघुवीर अपनी मोबाइल निकालता है और व्हाट्सएप खोलता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी काव्या, जो कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी फोटोज थी, जिसमें काव्या के हाथ पर रस्सी से और मुंह रूमाल से बंधा हुआ था और काव्या के मुंह और सिर पर चोट के निशान थे। इसके बाद रघुवीर धाकड़ थोड़ी हिम्मत दिखाता है और रिप्लाई में लिखता है कि इन फोटोज को मैं एसपी को भेजने वाला हूं। इस ट्वीट के 43 मिनट बाद सामने से रिप्लाई आता है, तुम्हें जिसे भेजना है भेज दो। दूसरा रिप्लाई आता है, अकाउंट में 30 लाख डाल दो और अपनी लड़की जिंदा ले जाओ। उसके बाद वो अगला ट्वीट करते हैं कि अगला फोटो लड़की के बिना सिर के आएगा। वह सीधी सी धमकी दे रहे थे। अब इन बैक टू बैक ट्वीट से और टाइपिंग में की गई छोटी छोटी गलतियों से रघुवीर समझ जाता है कि मेरी बेटी काव्या मुसीबत में है। इसके बाद रघुवीर रिप्लाई में लिखता है कि इतने पैसों की व्यवस्था तो मैं पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी नहीं कर पाऊंगा, अकाउंट भेज दो, जितना हो सकेगा मैं करूंगा। रघुवीर धाकड़ सेकंड ट्वीट में लिखता है कि इतने पैसे प्रॉपर्टी बेचने में भी समय लगता है। इसके बाद किडनैपर अपना अकाउंट नंबर भेजते हैं और साथ ही IFSC कोड भी भेजते हैं। इसके बाद रघुवीर धाकड़ रिप्लाई करता है, समय तो चाहिए इतने पैसों की व्यवस्था करने के लिए, और सेकंड ट्वीट में वह बैंक का नाम पूछते हैं। इसके बाद किडनैपर की ओर से अंतिम मैसेज यही होता है कि अब पैसे भेज शाम तक, और अगला ट्वीट होता है, नहीं तो तेरी बेटी को हम मार देंगे। इसके बाद किडनैपर्स अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। अब पिता रघुवीर धाकड़ पर दो ऑप्शन थे। पहला तो यह कि वो 30 लाख रुपए किडनैपर्स के अकाउंट में डाल दे और शांति से अपनी बेटी को घर ले आए, या फिर दूसरा कि वो प्रशासन का सहारा ले और अपनी राजनीतिक पावर का यूज करके अपनी बेटी को छुड़ाए और किडनैपर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाए। एक फादर तो यही चाहेगा कि 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दे और शांति से उनके चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ा लाए, लेकिन रघुवीर धाकड़ यहाँ दूसरे और सही रास्ते को चुनता है और प्रशासन का सहारा लेना ही उचित समझता है। क्योंकि रघुवीर धाकड़ शिवपुरी के बैराड़ में एक स्कूल संचालक था, इसीलिए उसकी राजनीतिक पहुंच भी थी, जिसका सहारा लेकर 18 मार्च की शाम को ही वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीटिंग करता है और उसके बाद देर रात कोटा के लिए रवाना हो जाता है। रघुवीर धाकड़ जब तक कोटा नहीं पहुंचता उससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पर्सनली फोन राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के पास पहुंच जाता है। इसके बाद कोटा की पुलिस हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने के कारण वह आगे कार्रवाई नहीं कर पाती है। 19 मार्च की सुबह रघुवीर धाकड़ 3 बजे कोटा पहुंचते हैं और विज्ञाननगर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद कोटा की पुलिस हाई लेवल पर जांच शुरू करती है, क्योंकि अब तक इस केस में 2 राज्य, उनके CM और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हो चुका था। इसके बाद 19 मार्च की सुबह रघुवीर धाकड़ कोटा पुलिस को उस कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर पहुंचता है जहां काव्या पढ़ा करती थी, और वह कोचिंग सेंटर था PW यानी फिजिक्स वाला। लेकिन कोटा पुलिस और उसके पिता के तोते तब होते हैं जब फिजिक्स वाला के हेड दिनेश जैन बोलते हैं कि इस नाम की छात्रा हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ती, ना ही इस नाम से किसी ने एडमिशन लिया है। इसके बाद रघुवीर कोटा पुलिस को पारस हॉस्टल लेके पहुंचता है जहां काव्या रहा करती थी, लेकिन पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन तब निकल जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि काव्या इस पारस हॉस्टल में रहना तो दूर इंक्वायरी करने तक नहीं आई। अब कोटा पुलिस द्वारा काव्या को जल्द से जल्द खोजने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि काव्या की हाई प्रोफाइल किडनैपिंग एक अंधी पहेली बन चुकी थी, और वहीं दूसरी ओर काव्या की जान को भी खतरा था, क्योंकि किडनैपर्स द्वारा 30 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने की जो डेडलाइन दी थी उसे भी 24 घंटे बीत चुके थे। अब कोटा पुलिस ने इस अंधी पहेली को कैसे सुलझाया? आखिरकार किडनैपर्स ने हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड रखने वाली लड़की काव्या को ही क्यों उठाया? वह काव्या के पिता रघुवीर से 30 लाख रुपए असल में चाहते थे या कोई और ही कहानी थी? यह जानने के लिए चलते हैं इस केस की गहराई में। आप देख रहे हैं द केस ऑफ कोटा कांड। काव्या धाकड़ शिवपुरी के बैराड़ में कालामड़ की रहने वाली थी। उसके पिताजी का नाम रघुवीर धाकड़ था, जो बैराड़ में एक स्कूल के संचालक थे।
हर माँ बाप को जिस तरह अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उसी तरह काव्या भी अपनी माता पिता की चाहती थी। काव्या का सपना था कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने, इसीलिए उसके माता पिता भी काव्या को बचपन से ही एक अच्छी तैयारी कराते हैं और जब वह बड़ी हो जाती है तो नीट की तैयारी के लिए उसे कोटा भेज देते हैं। काव्या अपने पहले नीट के पेपर 2019-20 में देती है और उसके बाद वह कोटा से सीपरी घर वापस चली जाती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि काव्या अपने पहले प्रयास में नीट क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके बाद काव्या के माता पिता काव्या को फिर से नीट की तैयारी के लिए भेजते हैं, लेकिन अब की बार काव्या को वह कोटा नहीं बल्कि इंदौर शहर भेजते हैं। इसके बाद काव्या नीट की तैयारी के लिए इंदौर पहुंच जाती है। वहां राइवोसॉफ्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है और आगे की पढ़ाई वह इसी इंस्टीट्यूट में जारी रखती है। अब काव्या लगातार कोचिंग जाती थी, इसलिए उसके कुछ क्लासमेट भी बनते हैं और उन्हीं में से एक था हर्षित यादव, जो शायद काव्या के लिए दोस्त से बढ़ के था। यह सभी दोस्त आपस में मस्ती भी करते थे और पढ़ाई भी आपस में किया करते थे। लेकिन एक दिन काव्या का झगड़ा रिंकू नाम के लड़के से हो जाता है। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शिवपुरी में बैठे काव्या के पिता रघुवीर को भी इस झगड़े के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद रघुवीर इंदौर आता है और रिंकू पर एक पुलिस केस करा देता है। तभी रघुवीर को काव्या और हर्षित के बीच की नजदीकियों के बारे में पता चलता है। वो समझ जाता है कि इंदौर का एनवायरनमेंट मेरी बेटी के लिए नहीं है। इसके बाद वो अपनी बेटी काव्या को लेकर शिवपुरी वापस चला जाता है और उसके पर्सनल फोन को बंद करा देता है। लेकिन वो बैंकों में अटैच होने के कारण उस फोन को दोबारा से चालू कराना पड़ता है और इसी को रघुवीर अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है। वो क्यों मानता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद काव्या पर फिर से पर्सनल फोन हो जाता है तो वो हर्षित के कांटेक्ट में आ जाती है और हर्षित से फिर से बात करने लगती है, जिसका रघुवीर को बिल्कुल पता नहीं था। इस तरह काव्या 6 महीने तक घर पर ही रहती है। एक दिन काव्या अपनी फैमिली से बोलती है कि 2024 में नीट के पेपर होने वाले हैं, घर पर अच्छी तैयारी हो नहीं पा रही तो मैं कोटा चली जाती हूँ। उसकी फैमिली भी खुश होती है। इसके बाद काव्या अपनी माँ के साथ 3 अगस्त 2023 को कोटा पहुँचती है। किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी और 3 अगस्त को ही काव्या की मां काव्या को सेटल कराकर घर वापस चली जाती है। यहाँ तक तो कहानी सही चल रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस 3 अगस्त से ही चालू होता है जब उसकी मां उसे एक हॉस्टल में छोड़ के जाती है। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी। अब काव्या इस हॉस्टल में 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन अपनी माँ से हॉस्टल चेंज करने की बात कहती है। काव्या अपनी माँ से कहती है इसमें खाना सही नहीं मिलता, इसे मैं खाली करके पास वाले पारस हॉस्टल में जा रही हूँ। उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती और कहती है मैं पैसे डाल दूंगी। इसके बाद उसकी माँ हॉस्टल के वार्डन से बात करती है और इस तरह काव्या 5 अगस्त को ही उस हॉस्टल को खाली कर देती है। अब काव्या की मां के अनुसार काव्या ने अपना पहला हॉस्टल खाली किया और दूसरे पारस हॉस्टल में अपना एडमिशन करवा लिया। लेकिन कोटा में बैठी काव्या के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह पहला हॉस्टल खाली जरूर करती है, लेकिन वह दूसरे पारस हॉस्टल में नहीं जाती, बल्कि वह 5 अगस्त को ही कोटा रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां से ट्रेन पकड़ के इंदौर अपने दोस्त हर्षित के पास पहुंच जाती है। अब काव्या हर्षित के साथ रहती है और हर रोज अपने माता पिता से बात करती है। उसने फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट भी बना रखा था। वह हर हफ्ते या महीने पर फर्जी OMR शीट भरकर अपने पिताजी को व्हाट्सएप पर भेजा करती थी, जिन नंबर को देखकर पिताजी बहुत खुश होते। उन्हें लगता अब की बार बेटी पक्का नीट क्रैक कर जाएगी। इसी तरह देखते ही देखते काव्या ने अगस्त से मार्च तक 8 महीने निकाल दिए, लेकिन शिवपुरी में बैठे माता पिता को कानों कान खबर नहीं होनी थी कि वो कोटा में नहीं इंदौर में रहती है। लेकिन मार्च तक आते आते काव्या को समझ आ चुका था कि अब उससे नीट क्रैक नहीं होने वाला, लेकिन उसके सपने तो डॉक्टर बनने के थे। अब काव्या यहीं से डॉक्टर बनने के ऑप्शन तलाशने लगती है। एक बार वह यूट्यूब पर सर्च करती है कि डायरेक्ट MBBS कौन सी यूनिवर्सिटी बनाती है, तो उसके सामने रसिया के कुछ यूनिवर्सिटी आती हैं। तो अब इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखती है तो उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। काव्या के अनुसार सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो था पैसा। इसी समय काव्या का पिता रघुवीर बैराड़ में एक प्लॉट बेचता है। जब यह जानकारी काव्या को पता चलती है तो उसके दिमाग में खुरापाती सोच जन्म लेती है और हर्षित के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की झूठी स्क्रिप्ट लिख डालती है। अब इस 30 लाख की स्क्रिप्ट को सही से एग्जीक्यूट करना था तो और दोस्तों की जरूरत थी, जिसके लिए हर्षित अपने 2 और दोस्तों को इसमें शामिल करता है, जिसमें एक ब्रजेंद्र था। अब सबसे पहले हर्षित काव्या उस रूम को खाली करते हैं जहां वो रह रहे थे और ब्रजेंद्र के साथ उसी के फ्लैट पर चले जाते हैं। फ्लैट का मकान मालिक भी वहीं रह रहा था, इसीलिए हर्षित और काव्या को अच्छी तरह जानता था।
लेकिन उसी के किराएदार उसके मकान में क्या कर रहे थे, क्या खिचड़ी पका रहे थे, उसकी जानकारी उस मकान मालिक को बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद उसके दोस्त के फ्लैट की जो किचन थी उसमें काव्या अपना फोटो शूट कराती है। यह वही फोटो थे जिन्हें वो अपहरण के दौरान उसके पिताजी के व्हाट्सएप पर भेजने वाले थे और फिरौती मांगने वाले थे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि उसके सिर पर चोट के निशान थे और सिर और खून से जो ब्लड बह रहा था वो असल में टमाटर सॉस थे। इसके पीछे भी काव्या का खुरापाती दिमाग ही था। अब यह सारा नकली फोटोशूट हो जाता है तो अब बारी आती है इन्हें भेजने की, लेकिन वह यह काम इंदौर से नहीं कर सकते थे क्योंकि काव्या की फैमिली के अनुसार काव्या कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी और यदि वो इंदौर में सिम खरीदते तो उनका भांडा फूट जाता। इसीलिए उन्हें राजस्थान का कोई शहर चुनना था, जिसके लिए उन्होंने जयपुर को चुना। अब काव्या हर्षित और विजेंद्र को साथ लेकर 27 मार्च को इंदौर से निकलती है। 28 मार्च की सुबह यह जयपुर पहुंच जाते हैं और यह जयपुर जाकर सबसे पहले एक नई सिम खरीदते हैं। उसके बाद आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब काव्या के लिए किचन में फोटो उसके पिताजी के व्हाट्सएप पर भेजने थे। 3:36 पर चिपरी के रहने वाले रघुवीर धाकड़ के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जब रघुवीर अपनी मोबाइल निकालता है और व्हाट्सएप खोलता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी काव्या जो कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी उसकी फोटोज थी, जिसमें काव्या के हाथ पर रस्सी से और मुंह रूमाल से बना हुआ था और काव्या के मुंह और सिर पर चोट के निशान थे। इसके बाद काव्या का पिता रघुवीर किडनैपर से उनकी डिमांड पूछने के बाद वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलता है और 18 मार्च को देर रात वह कोटा के लिए रवाना हो जाता है। 19 मार्च की अर्ली मॉर्निंग 3 बजे वह विज्ञानगर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराता है, जहां तक कहा जाता है कि इस केस में देश के लोकसभा स्पीकर ने पर्सनली कोटा पुलिस को फोन किया था। इतनी ऊंची राजनीतिक पहुंच रखने वाले रघुवीर की बेटी काव्या को पता ही नहीं था कि मेरी पिता की पहुंच कहां तक है। और वहीं दूसरी ओर 19 मार्च को काव्या अपने दोस्तों के साथ इंदौर पहुंच जाती है। हर्षित तो ब्रजेंद्र के साथ चला जाता है लेकिन काव्या नहीं जाती। काव्या 2 दिन की परीक्षा का बहाना बनाकर दीक्षित होटल में ठहरती है। काव्या और उसके दोस्त सोच रहे थे छोटी सी किडनैपिंग है, जब इसका पिता हमारे अकाउंट में 30 लाख भेज देगा तो हम रसिया के लिए निकल जाएंगे, जब हमारी MBBS की डिग्री हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे और यह पूरी रची कहानी हम अपने माता पिता को बता देंगे। लेकिन काव्या हर्षित की सोच के विपरीत यह केस 24 घंटे में ही हाई प्रोफाइल हो जाता है। हर न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज यही किडनैपिंग होती है, इसीलिए कोटा पुलिस पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था। अब कोटा पुलिस सबसे पहले रघुवीर को लेकर फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट पहुंचती है, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वह पारस हॉस्टल पहुंचते हैं। काव्या वहां तो इंक्वायरी करने तक नहीं गई थी, वहां क्या मिलना था। अब कोटा पुलिस के हाथ खाली होते हैं और इतनी बड़ी हस्तियों के कोटा पुलिस पर दबाव होने के कारण वह काव्या की कोई छोटी जानकारी देगा उसे 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर देते हैं। तब जाकर कोटा पुलिस को एक CCTV हाथ लगता है जिसमें काव्या 2 मास्कधारी लड़कों के साथ जयपुर की सड़कों पर आजाद घूम रही थी। इसके बाद यह CCTV हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। इस न्यूज को इंदौर में बैठा हर्षित भी देखता है तो उसे लगता है कि अब हमारा भांडा फूटने वाला है। इसके बाद हर्षित विजेंद्र को लेकर 19 मार्च की शाम को 9 बजे वह दीक्षा होटल के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ लड़के घूम रहे थे तो उनके जाने का पहले वो इंतजार करते हैं। इसके बाद काव्या को बाहर बुलाते हैं और 9:30 बजे वह उस हॉस्टल से चेकआउट कर जाते हैं। इसके बाद ब्रजेंद्र को उसके फ्लैट पर वापस भेज देते हैं और उससे बोलते हैं कि हम इंदौर में कहीं रहेंगे, जब यह मामला शांत हो जाएगा तो हम खुद ब खुद तेरे पास आ जाएंगे। अब 20 मार्च की सुबह होती है। 20 मार्च के सभी अखबारों के फ्रंट पर इस केस का जिक्र जरूर होता है। ब्रजेंद्र का मकान मालिक भी न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। जब उसने अखबार खोला और उसकी निगाह इस कोटा किडनैपिंग केस पर गई तो वह पूरा मंजर समझ जाता है क्योंकि वह काव्या को पहचान चुका था। इसके बाद मकान मालिक ब्रजेंद्र और उसके साथ रह रहे अमन को पुलिस स्टेशन भेजता है। ब्रजेंद्र भमरकुआ पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी कहानी पुलिस को बता देता है, लेकिन जब पुलिस ब्रजेंद्र से यह पूछती है कि अब हर्षित काव्या कहाँ है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो इसे बोल के गए ही नहीं थे। और जब उसकी मोबाइल टच की जाती है तो पता चलता है कि हर्षित की मोबाइल ब्रजेंद्र के फ्लैट पर पड़ी है और काव्या की मोबाइल तो 18 मार्च से बंद ही आ रही है। अब असल में ब्रजेंद्र और पुलिस को नहीं पता कि काव्या हर्षित कहाँ गए, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 9:30 बजे जब दीक्षा हॉस्टल से वह चेकआउट करते हैं तो वह ब्रजेंद्र से बोलते हैं कि हम इंदौर में ही कहीं रहेंगे
और जब मामला शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन उस रात वह रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं और वहाँ से अमृतसर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वह स्वर्ण मंदिर जाते हैं और वहाँ लंगर खाते हैं और मस्ती से रहते हैं। और ऐसा हर्षित काव्या कई दिनों तक करते हैं। लेकिन जब उनके पैसे खत्म होने लगते हैं तो 28 मार्च को वह इंदौर वापस लौट आते हैं और भंवर कुआं से कुछ दूर शिवाजी वाटिका में रूम लेकर रहने लगते हैं। आखिरकार 2 अप्रैल को पुलिस को इनका सुराग मिलता है और 2 अप्रैल को ही ये किराए के रूम में पकड़ लिए जाते हैं। यह कहानी थी उस काव्या लड़की की जिसने अपनी फैमिली के प्यार का फायदा उठाकर उनसे 30 लाख रुपए निकलवाने के लिए अपनी किडनैपिंग की झूठी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। अब हमारी वीडियो हुई समाप्त। अपना और अपनों का ख्याल रखना। अब हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।